नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग सारे एग्जाम्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इससे ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंतर्गत 2 पार्ट हमने बनाए हैं वीडियोस के। जो पार्ट 1 में जो हमने अनुच्छेद लिया है, तो उन प्रश्नों को लगभग लिया है, उन अनुच्छेदों को लिया है जिनसे कहीं न कहीं प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 से 4। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में जो आपका संघ है उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित बातों का प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4 में जो आपके अनुच्छेद 1, 2, 3 है ये इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में कहीं न कहीं क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक-एक करके। तो आपका अनुच्छेद 1 के अंतर्गत उसमें बताया गया भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों भारत राज्यों का संघ है। इससे कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं जिससे पूछा गया है कि भारत राज्यों का क्या है। तो उसमें कई ऑप्शन देंगे, उसमें आपका संघ भी होगा, देश होगा, राष्ट्र होगा। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमेशा आप याद रखिएगा भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत राज्य के निर्माण एवं स्थापना से संबंधित है और अनुच्छेद 3 के अंदर राज्यों के नाम, क्षेत्र एवं निर्माण के संबंधी बातों का प्रावधान है। तो दोस्तों ये तीनों अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य नागरिकता के विषय में वर्णन किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 12 से 35। दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 के में जो है आपके मौलिक अधिकार से संबंधित बातों का प्रावधान है। दोस्तों वर्तमान समय में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6, जिसमें आपके मौलिक अधिकार आपके नीचे दिए गए हैं। समता समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकारों के बारे में बताई गई थी बातें, जिसमें से एक जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार के दायरे से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया। तो दोस्तों कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। 44वां जो संविधान संशोधन था 1978 को, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आपको कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दे दिया गया था, जो कि 300A के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसमें जो अनुच्छेद 14 से 18 समता समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है। दोस्तों इसमें जो आपका ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, ये कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। तो इसके बारे में एक बात और याद रखिएगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, तो उन्होंने इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में माना था। तो दोस्तों इस बात को जरूर याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे माना गया है, तो आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निदेशक तत्वों के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। दोस्तों इसमें एक बात और याद रखिएगा कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि नीति निदेशक तत्व का स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका जो स्रोत है वो आयरलैंड के संविधान से है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और किस अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 क। दोस्तों इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है।
दोस्तों हमारे मौलिक कर्तव्य टोटल 11 हैं, ये भी याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिए कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और मूल कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसमें 3 बातें याद रखिएगा, अनुच्छेद, स्रोत क्या है, और आपका ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, फिर आता है राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित जो जो इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। चलिए एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपका सबसे पहला है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, 72, 85, 123, 143। याद करना भी आसान है, याद भी आप कर सकते हैं। कुछ जो अनुच्छेद हमने बनाए हैं वो कुछ हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। पार्ट्स में डिवाइड करने से ये फ़ायदा मिलता है कि आप आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो देखते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के में आपका जो है राष्ट्रपति के पद से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। और आपका अनुच्छेद 53 जो है राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। दोस्तों ये जो अनुच्छेद 61 है आपका, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। महाभियोग के विषय में, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति संविधान के नियमों का, प्रावधानों का उल्लंघन करता है या संविधान का अतिक्रमण करता है, तब राष्ट्रपति पर किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसका भी दोस्तों नियम होता है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाना होता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना भेजी जाती है। फिर जिस सदन से यह प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन में 1/3 लोगों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। फिर क्या होता है, फिर इसमें एक मतदान होता है। मतदान में क्या होता है, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उसमें 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। फिर वो दूसरे सदन में भेजा जाता है, वहाँ भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। फिर जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो महाभियोग की भी प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। इससे जो है फिर राष्ट्रपति को अपना पद त्याग देना होता है। तो ये महाभियोग किससे संबंधित बातों को याद रखिएगा, क्या नियम होते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगला देखते हैं अनुच्छेद 72। इसमें दोस्तों क्षमादान के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति जो है किसी भी अभियुक्त जो है आपका, जो काफ़ी जटिल दंड का वो है, भागीदार है, या किसी को बहुत ही जटिल दंड मिला हुआ है, तो उसको वो अपने हिसाब से, अगर उसको लगता है कि हाँ क्षमा करने योग्य है या सजा कम करने योग्य है, तो वो जो है क्षमादान की शक्ति रखता है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 85। इसमें लोकसभा के विघटन से संबंधित बातों का प्रावधान है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों अध्यादेश क्या होता है बताते हैं आपको। देखिए संसद के जो हैं 3, जो आपका संसद होता है उसके 3 स्तंभ होते हैं। एक होता है आपका राष्ट्रपति, फिर होता है लोकसभा, फिर होता है राज्यसभा। पहले के जब कोई बिल या कोई कानून के बारे में जब बिल कोई लाया जाता है, तब सबसे पहले तो दोनों सदनों में पास कराया जाता है। जब दोनों सदनों में पास हो जाता है फिर राष्ट्रपति के पास लाया जाता है। जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तब वो प्रक्रिया पूरी समझी जाती है और फिर वो कानून जो है बन जाता है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जब संसद का सत्र जब नहीं होता है, जब संसद जो है संसद के का सत्र, जब कोई संसद का जो आपका सत्र होता है उस समय नहीं चल रहा होता है, तब क्या होता है, अगर कोई महत्वपूर्ण विषय पर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति अकेले ही उस कानून को बनाने की शक्ति रखता है, तो वो अध्यादेश के रूप में जाना जाता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 123 अनुच्छेद के
अंतर्गत। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से राय। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी विषय, महत्वपूर्ण विषय पर, सार्वजनिक महत्व के विषय पर सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। लेकिन दोस्तों राय तो ले सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उस राय को मानने के लिए बाध्य हो। सिर्फ राय ले सकता है, अगर उसको सही लगता है तो उस पर अमल जरूर करेगा, लेकिन इसके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा अनुच्छेद के बारे में। चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64, दो ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, तो आसानी से याद भी कर सकते हैं आप। तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत पद के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत राज्यसभा का सभापति। दोस्तों राज्यसभा का एक सभापति होता है जिसे उपराष्ट्रपति के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, राज्यसभा का जो सभापति होना है यानी उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये बात एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अंतर्गत दो अनुच्छेद याद करने योग्य हैं, जैसे आपका अनुच्छेद 74 हो गया जिसमें एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद का एक प्रधान होता है उसे प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये दोनों अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 मतलब मंत्रिपरिषद, और अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। तो दोस्तों ये दोनों याद रखिएगा। तो आपके भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं संसद। संसद के अंतर्गत जो है जो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रश्न जहाँ से बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अनुच्छेद 79, इसके अंतर्गत भारत में एक संसद होगा। फिर अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा के बारे में बात की गई है और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी में हम जोड़ते हैं, जो लोकसभा होता है, जो मंत्रिपरिषद होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये भी जरूर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। लोकसभा ही मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा नहीं। तो ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 100, अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। दोस्तों बहुत आसान है याद करना। अनुच्छेद 100 50-50, जब कभी किसी बात पे वोटिंग होती है, किसी कानून या किसी बिल पर वोटिंग होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों पक्ष में बराबर बराबर वोटिंग हो जाती है। मतलब कोई निर्णायक मत नहीं निकल पाता है, 50 इधर हुआ 50 उधर हुआ, तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, तो बात अटक जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका अध्यक्ष होता है वो अपना निर्णायक मत सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी रूप में दे सकता है, तो वो मान्य होता है। याद रखिएगा। अनुच्छेद 105, संसदीय विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किया गया। संसद के अपने कुछ विशेष अधिकार होते हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 105 अनुच्छेद के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन के विषय में चर्चा की गई है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो हमारे जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, वो संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, जो लोकसभा होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 के बारे में धन विधेयक के विषय में चर्चा की गई है। दोस्तों धन विधेयक से संबंधित कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे धन विधेयक
कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अनुच्छेद भी कभी कभी पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक के विषय में चर्चा की गई है। और कोई विधेयक धन विधेयक है, इसकी घोषणा कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के बारे में बजट का वर्णन किया गया है दोस्तों। का जो वार्षिक वित्तीय बजट होता है, उस बजट के अनुसार जो एक साल के अंदर काम कराना होता है, सरकार द्वारा जो जो परियोजनाएं काम कराने होते हैं, उसके बारे में बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट दोनों सदनों में पास होना चाहिए। जब दोनों सदनों में पास हो जाता है तो उस पर काम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों 112 के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट के बारे में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 116 दोस्तों, अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लेखानुदान। लेखानुदान दोस्तों क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, कुछ खर्चे या कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो बजट से हट के होते हैं। मतलब इनको अलग से, मतलब जो खर्चे होते हैं वो अलग से पास कराए जाते हैं। वो बजट के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको अलग से बिल पास कराया जाना होता है। तो उसे जो है लेखानुदान बोलते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, लेखानुदान जो होते हैं बजट में शामिल नहीं होते हैं। जो बजट के अतिरिक्त जो अलग एक खर्चे के लिए बिल पास करवाया जाता है, वो लेखानुदान के नाम से जाना जाता है। आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 117। इसके बारे में वित्त विधेयक के विषय में चर्चा की गई है। चलिए आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 3 आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं। जैसे आपका अनुच्छेद 124, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 137, उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन के मतलब ये है कि किसी भी न्याय से संबंधित, जैसे कोई निर्णय है किसी के द्वारा लिया गया है, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे कोई सुधार होना चाहिए, ये गलत है, यहाँ पे कोई निर्णय और होना चाहिए, तो वो न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 137 अनुच्छेद के अंतर्गत। अनुच्छेद 143 दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा परामर्श लेना। अभी आपको हमने बताया था, जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर, सुप्रीम कोर्ट से वो राय ले सकता है। बट राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो बात उसको सही लगती है तो वो उस पर लागू करने का प्रयास करेगा, लागू करने की सोचेगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहे उसी के अनुसार वो काम करे। अगर उसको सही लगता है तो जरूर करेगा, वरना अपने हिसाब से ही वो काम करेगा। सिर्फ परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। दोस्तों अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का एक महान्यायवादी होगा। और अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। ये दोनों भी काफ़ी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों पार्ट 1 के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हमने चर्चा की है। हमने उन अनुच्छेदों को लिया है पार्ट बाय पार्ट वाइज। हमने इस हिसाब से लिया है कि अगर पढ़ाते समय आपको अच्छे से अच्छा याद हो जाए, जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो दोस्तों यही कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अगर आप 1-2 बार देखेंगे वीडियो तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छा लगेगा, आपको जल्दी से जल्दी याद होगा और आप हर तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में करने में सक्षम होंगे। दोस्तों उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।